हरे कृष्णा मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एरर की थर्ड शीट। इससे पहले दो शीट और डिस्कस कर चुका हूँ मैं। आप उनको अच्छे से रिवाइज करो। आपको जितनी भी शीट्स दी जा रही हैं आप इनको कम्प्लीटली एक बार रिवाइज करके फिर कॉमन एरर लगाइए। आपको पक्का बहुत अच्छे वाला इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा अपने अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं आज की थर्ड शीट। देखिए थर्ड शीट के अंदर जो ये लिखा है रूल स्टार्टिंग में, अ जिरंड इज़ अ वर्ब फॉर्म, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसी का पार्ट है। जो जिरंड बताया था मैंने सेकंड शीट में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जिरंड बोलते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। अब आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। एवरीडे, एवरीडे तो अलग अलग किया हुआ है, जैसे एवरी अलग है, डे अलग है, और एक एवरीडे को एक साथ लिखा हुआ है। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों में कौन कहाँ पर यूज़ करना है या कौन सा यूज़ करना ही नहीं है, वो सब हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखो इनकरेक्ट में एक सेंटेंस दिया है, ही नीड अ कार फॉर हीज़ एवरीडे एक्टिविटीज़। यानी जो भी सेंटेंस के अंदर एवरीडे यूज़ किया गया है वो इनकरेक्ट यूज़ है। लेकिन करेक्ट में दिया है जैसे ही नीड अ कार फॉर हीज़ एवरीडे एक्टिविटीज़। यानी जो एवरीडे है उसका सही यूज़ यहाँ पर क्या बताया गया है, जो कंबाइंड करके, यानी जो एक साथ लिखा गया है, एवरी और डे विदाउट एनी स्पेस। तो देखो इसको ध्यान से समझो। एवरीडे इज़ एन एडजेक्टिव, दैट मीन्स कॉमन प्लेस और हैपनिंग एवरीडे। यानी एवरीडे एक एडजेक्टिव है, दैट मीन्स कॉमन प्लेस और हैपनिंग एवरीडे। यानी कि कोई कॉमन प्लेस या फिर किसी चीज़ के होने की, यानी किसी चीज़ की उपस्थिति, किसी चीज़ की प्रेजेंस को शो करता है। यानी एवरीडे को आपको एज अ एडजेक्टिव यूज़ करना है, लेकिन एक साथ यूज़ करना है, ना कि अलग अलग यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे हमने लिखा है आई मीट हिम एवरी डे। यहाँ पे दोनों चीज़ अलग अलग है। कारण इससे ऊपर लाइनें दी हुई हैं हमने, एवरी डे इज़ एन एडवर्बियल फ्रेज दैट मीन्स ईच डे और डेली। इट कैन बी रिप्लेस्ड विद ईच डे और ऑल डेज। यानी कि जो ईच डे का मीनिंग होता है, जो ऑल डेज का मीनिंग होता है, वहाँ पर आप एवरी डे का यूज़ कर सकते हो। यानी एवरी डे यहाँ पर आपको एक सेंस दे रहा है, जो काम रोज़ाना होता है उसके लिए। तो एवरी डे का यूज़ यहाँ पर अलग अलग किया जाएगा, जहाँ पर हमें यूज़ करना है अलग अलग, पर डे के लिए। जब बात आ जाए पर डे के लिए तो आपको एवरी और डे को अलग अलग यूज़ करना है। लेकिन जो इससे पहला सेंटेंस था, ही नीड अ कार फॉर हिज एवरीडे एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर भी आपको देखने से सेंस कुछ मतलब सेम सेम सी दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों में देखो फ़र्क क्या है। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने नीचे वाला, उसमें देखो डे लिखा है, डे इज़ अ नाउन, नाउन से पहले एवरी यूज़ हुआ है, ठीक है। ऊपर जो लिखा है वहाँ पर एवरी डेज जो इकट्ठा दिया है, जिसे हम एक्टिविटीज़ बोलते हैं, तो एक्टिविटीज़ भी एक नाउन है, लेकिन वो वहाँ पर यूज़ हुआ है एक पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ। यानी आप इस चीज़ को शॉर्टकट में समझना चाहो, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, नहीं तो आपको ये, आप एवरी डे को ऐसे समझिए। अगर बात करें हम एवरी डे की एक साथ वाले की, तो वो तब यूज़ होगा किसी नाउन से पहले जब उसके साथ कोई पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। जैसे देखिए लिखा है हिज एवरीडे एक्टिविटीज़, यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ एक नाउन है, लेकिन एवरीडे से पहले एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव कौन है यहाँ पर, हिज। और लास्ट वाले सेंटेंसेस में आई मीट हिम एवरी डे, ये वाला जो एवरी डे है ये यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे देखो आप, एवरी डे से पहले हिम दिया है और हिम एक ऑब्जेक्ट है। इससे नीचे वाले सेंटेंस में चेक करो, ही गोज़ टू कॉलेज एवरी डे, यहाँ पर भी एवरी डे से पहले कॉलेज यूज़ हुआ है, जो कि एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आपको मैंने पहले भी बताया, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि मीनिंग समझना है। तो आपको इनके मीनिंग से कोई मतलब नहीं रखना है,
आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले इनका यूज़ आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा यूज़ होगा। तो जो एवरीडे एक साथ वाला है उसको तब यूज़ करेंगे जब उससे पहले कोई पोजेशन दिया होगा, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव दिया होगा। और एवरीडे जो अलग अलग वाला है जिसमें स्पेस है उसको तब यूज़ करेंगे जब उससे पहले कोई ऑब्जेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है हमारा पोजेशन शेयर्ड बाय टू पर्सन्स। देखो बच्चों, जो पोजेशंस वर्ड है ना इंग्लिश में, पोजेशंस का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी किसी चीज़ पर अपना राइट। तो पोजेशन वर्ड जहाँ भी आता है उसके लिए इंग्लिश में एक पूरी लिस्ट है जो कुछ 8-7 वर्ड्स की है, उनको आप लिख लें। सबसे पहला पोजेसिव वर्ड जो है, जो पोजेशन करता है, जो अधिकार बताता है किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पर, अगर कोई अपना अधिकार बताता है तो उस वर्ड को पोजेसिव वर्ड कहा जाता है। तो पोजेसिव वर्ड की लिस्ट में सबसे पहले आप माई को लिखो, फिर योर, देयर THEIR वाला, फिर ROUR, देन हिज, देन हर। ये बेसिक हो गए। इसके बाद पोजेसन करने का काम ऑफ भी करता है। पोजेसन करने का काम ऑफ के अलावा एपोस्ट्रोफी एस भी करता है। तो ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पोजेसन करते हैं, यानी ये सभी मालिकाना हक बताते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है, इट इज़ स्मिथ्स एंड पीटर्स कार। आप देखिए यहाँ पर कार एक है, यहाँ पर नाउन जो है वो कार है। कार से पहले एक व्यक्ति का नाम दिया है और उस व्यक्ति के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ही ये है कि वो जिस चीज़ से पहले आया ना उस पर अधिकार, और जिस चीज़ के साथ आया, जिस व्यक्ति के साथ आया, उसका अधिकार। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जिस नाउन से पहले एपोस्ट्रोफी एस आया है उस नाउन पर अधिकार, और जिस नाउन के साथ वो लगा है उसका अधिकार। यानी पीटर के साथ लगा है तो पीटर का अधिकार, और जिस के पहले लगा है यानी कि कार के पहले लगा है तो कार पर अधिकार, यानी जो कार है उस पर अधिकार, उस पर मालिकाना अधिकार पीटर का है। एंड स्मिथ का भी है। यानी कि यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम दिए हैं कि स्मिथ्स यानी स्मिथ का अधिकार, पीटर्स यानी पीटर का भी अधिकार है कार पर। तो देखो, हमें अगर बोलने की बात करें, सेंस निकालें, इसकी हिंदी मीनिंग निकालें, तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो एक कार है वो दो पार्टनर्स की है, दो लोगों की है, स्मिथ्स की भी है, वो स्मिथ की भी है और पीटर की भी है। तो इसका लॉजिक क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप किसी भी नाउन के पहले अगर पोजेशन बता रहे हो दो लोगों का, तो आपको केवल उस व्यक्ति के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है जो उस नाउन के बिल्कुल साथ होगा, जो उसके बिल्कुल करीब होगा, जो उसके बिल्कुल नज़दीक होगा। यानी देखो ध्यान से, इट इज़ स्मिथ। अब स्मिथ और कार में तो बहुत दूरी है, बहुत डिस्टेंस है। जो स्मिथ के बाद एंड लगाकर पीटर्स दिया है, यानी जो पीटर है, पीटर और कार बिल्कुल नज़दीक हैं, यानी कार के नज़दीकी नाउन किसको कहेंगे हम? पीटर को। तो आज से याद रखना है आपको कि अगर हम किसी भी वस्तु पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति पर अगर अपना अधिकार बताते हैं और वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया हो, तो आपको दो में से किसी एक पर लगाना है, और एक पर भी उस पर लगाना है जो उस नाउन के नज़दीक हो। कौन से नाउन के? जिस नाउन पर अब आप अपना राइट बताना चाह रहे हो। जैसे मैं आपको बोलूँ तो, जैसे राम एंड शाम्स शॉप, जैसे राम की और शाम की दोनों की शॉप है, तो जो शॉप है वो नाउन है और नाउन के नज़दीक कौन है? शाम। तो आपको एपोस्ट्रोफी एस शाम के साथ लगाना है। राम एंड शाम्स, यानी शाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस और फिर शॉप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, दिस इज़ मार्क एंड स्मिथ्स हाउस। यानी हाउस पर जो मालिकाना हक है वो है तो दोनों का, लेकिन हम एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ एक के साथ लगाएंगे, और वो भी किसके साथ? जो हाउस के नज़दीक वाला नाम होगा या नाउन होगा। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिज, हर्स, इट्स। देखो बहुत नॉर्मल सी बात है ये,
इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है, द डॉग लोस्ट हिज बोन। जो डॉग है यहाँ पर वो एक एनिमल है, और किसी भी एनिमल के अगर आपको जैसे यहाँ पे दिया था डॉग लोस्ट हिज बोन, अब हमें इसका यहाँ पर जेंडर पता है या नहीं पता है, ये बात बहुत मैटर करेगी। यानी कि द जेंडर इज़ अननोन, यहाँ पे दिया द डॉग लोस्ट हिज बोन, तो इसका जेंडर जो है वो अननोन शो हो रहा है यहाँ पे। करेक्ट क्या है, द डॉग लोस्ट इट्स बोन। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए, जो यहाँ पे लिखा है आप इसको बहुत बेसिक से तरीके से समझिए कि अगर किसी भी एनिमल का नाम यहाँ पे आता है तो आप उसके पोजेशन के लिए इट्स का यूज़ करेंगे। आप उसके पोजेशन यानी उस पर हक बताने के लिए, उसका मालिकाना हक बताने के लिए इट्स का यूज़ करेंगे। जैसे करेक्ट में क्या लिखा है, द डॉग लोस्ट इट्स बोन, तो डॉग ने लॉस की यानी कि खो दी अपनी बोन। तो जो बोन है ना, बोन से पहले हम यहाँ पर ना तो हिज लगाएंगे, ना तो हर्स लगाएंगे, ना हर लगाएंगे, हम सिर्फ लगाएंगे इट्स, क्योंकि डॉग इज़ अ एनिमल। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल है इसी का। हिज डॉग पार्टिसिपेट्स इन मैनी डॉग शोज़, इट हैज़ वोन मैनी प्राइजेज। अब देखिए यहाँ पर हिज डॉग जो लिखा है, वो हिज डॉग किसी व्यक्ति का मालिकाना हक बता रहा है डॉग पर, कि उसका डॉग पार्टिसिपेट्स करता है इन मैनी डॉग शोज़, जो बहुत सारे डॉग्स का एक शो है, कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। इट हैज़ वोन मैनी प्राइजेज, और वो बहुत सारे प्राइजेज जीत जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सिर्फ एक ही लॉजिक दिमाग में रखना है, अगर किसी भी एनिमल की हम बात कर रहे हैं और उस एनिमल पे आपको अधिकार शो करना है उस एनिमल का ही, ना कि किसी व्यक्ति का। जैसे आपने कहा कि किसी डॉग ने अपने दोनों पैर खो दिए, तो उसके अपने पैर के लिए आप वहाँ पर हिज लेग्स, हर लेग्स ना यूज़ करके वहाँ पर इट्स लेग्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वेल और गुड। नेक्स्ट यूज़ है वेल एंड गुड। तो देखिए इनकरेक्ट में दिया है ही फील्स वेल, जिसको गलत कहा गया है। करेक्ट में कहा है ही फील्स गुड, यानी यहाँ पर हम यूज जो कर रहे हैं गुड का या वेल को हम गलत क्यों बता रहे हैं और गुड को सही क्यों बता रहे हैं। रूल में देखिए, यूज़ गुड व्हेन एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, यानी गुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी को हैप्पीनेस शो करनी हो, एक्सप्रेस करनी हो, यानी आपको खुशी जाहिर करनी हो, तब आपको गुड का यूज़ करना है। नेक्स्ट में देखिए, शी फील्स गुड आफ्टर अटेंडिंग अ कंसर्ट, यानी कि उसने बहुत अच्छा फील किया, वहाँ भी वो हैप्पी है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में भी उसको हैप्पी बताया जा रहा है। लास्ट में देखिए, ही फील्स गुड बाय वर्किंग फॉर द कंपनी, वो बहुत अच्छा फील कर रहा है किसी कंपनी के लिए काम करके या किसी कंपनी के द्वारा काम करके। तो देखो बच्चों, जब हम वेल की बात करते हैं ना, तो वेल में हम अपनी सिचुएशन बता सकते हैं। आप ये कह सकते हो, जैसे आपने मुझसे पूछा हाउ आर यू, और मैंने आपको बोला कि आई एम वेल, तो यहाँ से मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ आपको इस टाइम कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर मैंने आपको कहा आई एम गुड, यानी कि मैं खुश हूँ, दोनों सेंटेंस में बहुत बारीक सा फ़र्क है जिसको बच्चे नहीं समझ पाते और दोनों को सेम जगह पे यूज़ कर देते हैं, मतलब एक ही सेंस में यूज़ कर देते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने किसी से पूछा हाउ आर यू और उसने आपको कहा मैं ठीक हूँ, उसने आपको ये नहीं कहा कि मैं खुश हूँ, उसने आपको कहा मैं ठीक हूँ, तो वो आपको बोल रहा है आई एम वेल। अगर वो व्यक्ति मान लो कुछ समय पहले बीमार था और आपने उससे पूछा अब आप कैसे हैं, और उसने आपको कहा आई एम वेल, तो इसका मतलब वो ये बोलना चाहता है कि मैं पहले से ठीक हूँ, यानी इस समय जिस टाइम वो आपसे बात कर रहा है उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन अगर आपने उससे पूछा हाउ आर यू और उसने आपको कहा आई एम गुड, यानी कि वो बहुत हैप्पी है, वो अपनी हैप्पीनेस शो कर रहा है आपको गुड बता के। नेक्स्ट देखिए, वेल गुड का यूज़ फिर दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे सी कुक्स गुड और शी कुक्स वेल, यानी कि वो
जो कुक करता है वो वेल करता है, यानी कि उसकी कुक करने का जो तरीका है वो अच्छा है। यहाँ पे कोई हैप्पीनेस की तो बात ही नहीं हो रही है। ये यूज़ मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये वही सब यूज़ हैं। नेक्स्ट देखिए, ईच इज़ एंड ईच आर। ईच ऑफ द कार्स आर फास्ट। देखो बच्चों, इसको आप इस तरह समझिए, कभी भी आपके सामने ईच ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इस टाइप के वर्ड्स आ जाएं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इस टाइप के जो भी पेयरिंग वर्ड आपके सामने आ जाएं जिनमें दो दो वर्ड होते हैं, ईच ऑफ में दो वर्ड हैं, एक ईच है एक ऑफ है, आइदर ऑफ में दो वर्ड हैं, एक आइदर है एक ऑफ है, तो आपको इसको हमेशा इन सभी वर्ड्स को एक ही तरह डील करना है। इन सभी को डील कैसे करना है, एक तो ऑफ से पहला वर्ड जो भी, जैसे ईच हो गया, वन हो गया, आइदर हो गया, इसको आपको मानना है अपना सब्जेक्ट। यानी कि हमारा जो सेंटेंस लिखा है ईच ऑफ द कार्स आर फास्ट, यहाँ पर ऑफ से पहले जो ईच है वो हमारा सब्जेक्ट है, और ईच हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होता है। ईच को हमेशा आपको सिंगुलर मानना है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो और अपलोड करूँगा कि किस किस को हम सिंगुलर मानते हैं, किस किस को हम प्लूरल मानते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड डिस्कस करूँगा उसमें, उसके आप नोट्स बना लेना। फ़िलहाल आप समझिए, जैसे ईच एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर है, और हमें अपने सेंटेंस के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगानी होती है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है आपको। तो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब चेक करिए कौन है, आर, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, जबकि सब्जेक्ट कौन है, ईच, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पर जो मिस्टेक दिखाई दे रही है वो आर है। करेक्ट वाले सेंटेंस में देखिए, ईच ऑफ द कार्स इज़ फास्ट। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कार्स को उन्होंने सब्जेक्ट मान लिया, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हेल्पिंग वर्ब से जो पहले आता है वो सब्जेक्ट है। बात तो ठीक है उनकी, लेकिन वो उन सेंटेंसेस में रूल फॉलो होगा जहाँ पर ये ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ना हो। जैसे अगर मैं आपको बोलता द कार्स, सेंटेंस शुरू ही द कार्स से करता, तब आप वहाँ पे आर लगाते। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस शुरू हुआ है ईच ऑफ द कार्स इज़ फास्ट, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऑफ से पहले वाले वर्ड को सब्जेक्ट मानना है, और अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। एक और सेंटेंस देखिए नीचे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ फास्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर भी स्टूडेंट्स को अगर देखें तो इज़ की जगह पे आर आना चाहिए, लेकिन अगर ईच को देखें जो कि ऑफ से पहला वर्ड है, तो फिर यहाँ पर इज़ ही राइट होगा। आई होप बच्चों यहाँ तक भी क्लियर होगा आपको। अब ऐसा ही एक एग्जांपल आपको देखो 22 नंबर पे, यानी वन ऑफ में दिया गया, जो मैं ऊपर समझा चुका हूँ। इनकरेक्ट में लिखा है वन ऑफ द ट्रेन इज़ लेट। यहाँ पर भी आपको ऑफ से पहले वाले वर्ड को मानना है सब्जेक्ट, यानी वन को, और वन होता है सिंगुलर। तो हम अपने सेंटेंस के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि जो इज़ है वो राइट है। हालांकि इन दोनों सेंटेंस में इजी है, वो जो मिस प्रिंट है, दोनों सेंटेंस में इजी यूज़ कर दिया गया है जो कि मिस प्रिंट हो गया। तो जो इनकरेक्ट वाला है उसमें ट्रेन आर या ट्रेन्स आर करके सेंटेंस होना था, जो कि मिस्टेक थी। उसको करेक्ट कैसे करना था, वन ऑफ द ट्रेन्स इज़ लेट, सॉरी, इसमें ट्रेन की जगह पर ट्रेन्स होना था, जो ऊपर वाले में नहीं है। इज़ ठीक है दोनों में, मैंने इस पे ध्यान दिया, इज़ दोनों में ठीक है, क्योंकि इज़ किसकी वजह से आया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा वन है। तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक दिखाई जा रही है, वन ऑफ द ट्रेन्स होना था, जबकि ऊपर वाले में इनकरेक्ट में क्या दिया है, वन ऑफ द ट्रेन। एक चीज़ नोट कर लो आप, आपसे भी ये गलती दोबारा ना हो। कभी भी आपका जब पेयर वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का आएगा, तो ऑफ के बिल्कुल बाद, ऑफ के जस्ट बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, इनके बाद ऑफ के बाद नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, तो वो जब भी आएंगे वो हमेशा हमेशा प्लूरल सेंस में होंगे, प्लूरल फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर वो प्लूरल नहीं है तो ये भी एक मिस्टेक है। जैसे इनकरेक्ट में वन ऑफ द के बाद जो ट्रेन दिया है वो मिस्टेक है। करेक्ट में देखो वन ऑफ द ट्रेन्स जो है वो राइट है। यानी कि आपको हमेशा
ऑफ के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में रखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसको रिवाइज करिए, अगली शीट लेके आते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा एंड श्री राधे।